हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एएसटी का जो एग्ज़ाम साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा कंडक्ट कराया गया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यह एग्ज़ाम जो है बेसिकली एलडीसी एएसटी 70% कोटा, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप बी पोस्ट और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसका वह 9 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर का। पूछा गया है, रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए। सभी ग्रेड के अधिकारियों को, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राजभाषा रजत पदक पुरस्कार जो होता है, रजत पदक, वह एसएजी ग्रेड के ऑफिसर्स को दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो राजभाषा रजत पदक जो मिलता है वह एसएजी ग्रेड के ऑफिसर्स को दिया जाता है। और इसके अंदर जो है, अगर कोई पूछता है कि अवार्ड की राशि कितनी होती है, तो बेसिकली 8,000 रुपीज़ जो है तो इस पुरस्कार के अंदर प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। पूछा जा रहा है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 351, 348 एंड 346। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 346। ठीक है, तो आर्टिकल 346 के तहत जो है, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ या एक स्टेट जो है यूनियन के साथ जो भी कम्युनिकेशन है वह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री जी, दैट इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी समिति। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसके उपाध्यक्ष जो होंगे वह गृह मंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेजों के द्विभाषी रूप में सुनिश्चित करने के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो मुख्य कार्यालय अधीक्षक, हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, राजभाषा अधिकारी और प्रमुख विभागाध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी। सेक्शन 3 ऑफ 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जो 26 जनवरी 1965 से इन्फोर्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर टोटल 14th डॉक्यूमेंट है, टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसको दो लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में पब्लिश करना इम्पॉर्टेंट है, और उसका इन्फोर्समेंट जो है वह हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यह स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश राजभाषा के अनुप्रयोग हेतु क्षेत्र का के अंतर्गत वर्गीकृत है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। राजभाषा विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो राजभाषा विभाग जो है बेसिकली गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, होम मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है, प्रज्ञा पाठ्यक्रम 60% से अधिक परंतु 70% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण होने पर कितना नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, 1,000 रुपये, 1,600 रुपये, 1,800 रुपये और 1,900 रुपये। तो 60% से अधिक है और 70% से कम है, तो उस केस में जो है तो 1,600 रुपये यानी 1,600 रुपीज़ का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नगद पुरस्कार।
और अगर 70% से ऊपर है, ज़्यादा है नंबर, तो उस केस में जो है तो 2400 रुपीज़ का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, प्रज्ञा अवार्ड प्रज्ञा पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अगर 55% से अधिक है परंतु 60% से कम है, तो इस केस में 800 रुपये मिलता है। ठीक है, 1600 का जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, 800 रुपीज़। तो इस तरह से 55% से 60% है तो 800 रुपये, 60% से 70% है 1600 रुपये, और 70% से ज़्यादा है तो इस केस में 2400 रुपये का अवार्ड प्रज्ञा पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार हम प्रवीण पाठ्यक्रम के लिए थोड़ा देख लेते हैं। अगर 55 से 60% है प्रवीण के लिए तो 600 रुपये मिलता है। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे उसमें 800 मिलता था, इसमें कितना मिलता है, 600 रुपये मिलता है। और इसी प्रकार 60% से 70% के बीच अगर प्रवीण पाठ्यक्रम में पास हो रहा है वो, तो 1200 रुपये मिलेगा। और 70% से अधिक होने पर 1800 रुपीज़ जो है प्रवीण पाठ्यक्रम के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रबोध पाठ्यक्रम के लिए भी देख लेते हैं। तो 55 से 60% का अगर नंबर आ रहा है प्रबोध परीक्षा में, तो उसको 400 रुपये मिलेगा। ठीक है, 60% से 70% आ रहा है तो 800 रुपये मिलेगा। और 70% से ज़्यादा हो रहा है तो इस केस में प्रबोध पाठ्यक्रम में 1600 रुपये का अवार्ड जो है तो उसको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों पाठ्यक्रम के लिए जो है तो नगद पुरस्कार देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर कौन सी भाषा शामिल नहीं है? दैट इज कश्मीरी, हिंदी, मैथिली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि आसामीज़ हो गया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी, ये सभी जो 22 लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। सो इसमें से कश्मीरी, हिंदी, मैथिली तीनों लैंग्वेजेस हैं, इसलिए नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है, धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत कौन सा दस्तावेज नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत टोटल 14 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश करना इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सामान्य आदेश हो गया, अधिसूचना हो गया, या कोई नोटिसेस हो गए जिसको सूचनाएं बोलते हैं, प्रेस विज्ञप्तियां हो गई, संविदा या फिर कोई एग्रीमेंट हो गया, लाइसेंस हो गया, परमिट हो गए, टेंडर फॉर्म और नोटिसेस हो गए, रिजोल्यूशन या संकल्प हो गए, रूल्स हो गए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स लेड बिफोर द पार्लियामेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, अदर रिपोर्ट्स दैट लेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स। तो जितनी भी प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट्स होती हैं जो संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा हैं, तो इन सभी 14 डॉक्यूमेंट्स को जो है तो धारा 3 के अंतर्गत कवर किया गया है। ठीक है, तो इनमें जो फाइलों पर नोटिंग है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये शामिल नहीं है इनमें, बल्कि सामान्य आदेश, अधिसूचना और करारनामा। ठीक है, दैट इज जनरल ऑर्डर एंड इसके अलावा नोटिफिकेशंस हो गए, और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, दैट इज अ करार। कॉन्ट्रैक्ट इज अ संविदा एंड करारनामा इज अ एग्रीमेंट। ओके, कई बार इसका हिंदी भी पूछ देता है, तो अधिसूचना को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशंस बोलते हैं। ठीक है, और करारनामा को हम हिंदी में बोलते हैं अग्रीमेंट्स, और संविदा को कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। संकल्प दैट मीन्स व्हाट, रेजोल्यूशंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल एट साइट रिटर्न्स? सो बाई मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल एट साइट रिटर्न्स इज क्वार्टरली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, एट व्हाट पीरियोडिसिटी टेक्नीशियन सिग्नल हैज़ टू अंडरगो द रिफ्रेशर ट्रेनिंग। तो टेक्नीशियंस जो होते हैं सिग्नल के अंदर, उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स के लिए कितनी पीरियोडिसिटी के अंदर भेजा जाता है? तो इसका आंसर होगा दैट इज 5 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज अथोराइज टू इशू द कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट टू स्टेशन मास्टर्स इन ईआई पैनल ऑब्लिक वीडियो ऑपरेशन। तो ईआई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल और वीडियो ऑपरेशंस में जो स्टेशन मास्टर को कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करता है? पीसीएसटी, पीसीओएम, प्रिंसिपल जेडआरटीआई और प्रिंसिपल एसटीटीसी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दैट इज अ प्रिंसिपल जेडआरटीआई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द लीव नॉट ड्यू ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट इन हिज इंटायर सर्विस। तो लीव नॉट ड्यू का जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज द 360 डेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज अ 360 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी मिनिमम ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस वॉलंटरी रिटायरमेंट कैन बी टेकन। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है बेसिकली अगर 20 ईयर्स का आपने सर्विस कंप्लीट कर लिया है तो इस केस में आप वीआरएस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके लिए मिनिमम ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस है 20 ईयर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट ऑफ गिफ्ट परमिसिबल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ बाय अ ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉय ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग एंड एनिवर्सरी फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव। तो आपने रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल पढ़ा होगा, यह बेसिकली ये क्वेश्चन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल से है। तो रूल 13 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 की अगर बात करें तो इसके अंदर तो मॉनेटरी लिमिट ऑफ गिफ्ट परमिसिबल फॉर एक्सेप्टेंस बाय ग्रुप ए रेलवे एम्प्लॉय के लिए 25,000 का लिमिट दिया हुआ है, ग्रुप बी के लिए 15,000 का लिमिट दिया हुआ है और ग्रुप सी के लिए 7,500 रुपीज़ का लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, तो 7,500 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ग्रुप सी का पूछा गया है कि अगर वो जो अपने नियर रिलेटिव्स हैं, अगर ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग एंड एनिवर्सरी, वो ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉय से है, 7,500 रुपीज़ तक का गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत भारी भरकम क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में देखते हैं यहाँ पे। As per the Railway Service Conduct Rule 1966, every railway servant holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all railway servants for the time being under his control and authority। तो बेसिकली रूल 3 जो है दैट इज अ जनरल रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। तो रूल 3 क्लॉज का जो क्लॉज 2 है, ठीक है, वह यह बोलता है कि एवरी रेलवे सर्वेंट होल्डिंग अ सुपरवाइजरी पोस्ट शैल टेक ऑल द पॉसिबल स्टेप्स टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी ऑफ ऑल रेलवे सर्वेंट्स फॉर द टाइम बीइंग अंडर हिज कंट्रोल एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो इस यस इट इज़ अ वेरी वेरी ट्रू स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। पूछा जा रहा है, हाउ मेनी डेज ऑफ मैक्सिमम LHAP कैन बी अक्यूमुलेटेड इन द लीव रिकॉर्ड्स ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय। तो LHAP पर कोई बात नहीं होती यहाँ पे, सो देर इज़ अ नो लिमिट। ठीक है, LAP के लिए जो है यह 300 डेज है, लेकिन LHAP के लिए ये अनलिमिटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस अ रेलवे एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड फॉर फुल पेंशनरी बेनिफिट्स। 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 33 ईयर्स। तो यहाँ रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बात की गई है कि फुल पेंशनरी बेनिफिट्स उसको कितने साल की सर्विस के बाद मिलेगा। ठीक है, सो आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स, आफ्टर 10 years of service, a railway employee is entitled for full pensionary benefits. So option number A is the right answer. Next question पे आते हैं, which statement is not correct about child care leave?
ऑप्शन ए है एडमिसिबल टू वुमेन एम्प्लॉय हैविंग माइनर चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स, मैक्सिमम फॉर पीरियड ऑफ 730 days ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, may not be granted for more than 3 spells in a calendar year, and none of the above. So all the statements जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब करेक्ट हैं, ठीक है। वुमेन एम्प्लॉयज़ के मिलेगा हैविंग माइनर चिल्ड्रंस, मैक्सिमम जो है 730 days का मिलेगा, मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर, और दिव्यांग चाइल्ड है तो उसको 6 स्पेल्स में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मच रेलवे कंट्रीब्यूट टू एनपीएस अकाउंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। सो इसका आंसर होगा 14% ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरी बेसिक प्लस डीए। सैलरी मतलब यहाँ पे बेसिक प्लस डीए हो गया, तो रेलवेज जो होता है वह 14% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरीज कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन सिग्नल एज पर HOER। तो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एक्ट 2005, जो कि आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट एक्ट 2005 है, और रूल 2005 है। तो उसके तहत अगर बात करें यहाँ पे, तो कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन सिग्नल कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एजेंशियल, इंटरमिटेंट एंड एक्सक्लूडेड। तो बेसिकली दे आर अंडर द कंटिन्यूअस कैटेगरी, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है commuted portion of pension is restored after how many years, 10 years, 15 years, 20 years and 25 years। तो commuted portion of the pension is restored after 15 years, so option number B is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट वन ऑफ द मेजर पेनाल्टी। तो मेजर पेनाल्टी कौन सा नहीं है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज, reduction to a lower stage in time signal by one stage for not more than 3 years without cumulative effect, reduction to a lower time scale and none of the above। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ मेजर पेनल्टी के बारे में पूछा गया है। सो रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल बाय वन स्टेज फॉर नॉट मोर देन 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, दिस इज द माइनर पेनल्टी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज़ द कोडल लाइफ ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स एज लेड डाउन इन पैरा 219 ऑफ द इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड। तो अंडरग्राउंड केबल्स जो हैं तो उनकी कोडल लाइफ के बारे में पूछा गया है, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 20 ईयर्स, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा दैट इज 30 ईयर्स, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Which office is responsible for maintenance of the register of measurement books in the divisions। तो डिविजन्स में जो MB बुक है दैट इज मेजरमेंट बुक, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, सीनियर DFM, सीनियर DST, ADST और SSC सिग्नल और SSC टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सीनियर DST। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज सीनियर DST। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 84, in case of any contradiction with regards to condition of tender or contract, condition, specification, schedule of items or works, rate and quantities, what shall be the order of precedence। schedule of items, works, rates and quantities, Indian Railway Standard General Condition of Contract that is GCC, technical specifications as given in tender documents and स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेड्यूल ऑफ आइटम्स, वर्क्स, रेट्स एंड क्वांटिटीज़, ठीक है, इसको प्रेसिडेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रेसिडेंस दिया जाएगा। उसके बाद फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एज गिवन इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद लास्ट प्रेसिडेंस रहेगा दैट इज इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।
सबसे पहले हम देंगे शेड्यूल ऑफ आइटम्स, वर्क्स, रेट्स एंड क्वांटिटीज़, ठीक है। उसके बाद देंगे स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद हम देंगे दैट इज़ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और उसके बाद जो होगा वह जीसीसी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। 83, up to what percentage of total cost of an umbrella work appeared in the pink book, GM may sanction the work with the approval of railway board? 20%, 50%, 80% cannot sanction. तो up to 80% of total cost of an umbrella work appearing in the pink book, GM may sanction the work with approval of railway board. So 80% is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस इज, रिक्विजिशंस मीन्स डिमांड। सो वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच आर द फॉलोइंग केस। तो नॉन स्टॉक डिमांड जो है उसका वेटिंग रिक्वायर्ड नहीं होगा, किस केस में ये पूछा जा रहा है। सो सेफ्टी और पैसेंजर नेसेसिटी आइटम्स ऑफ ₹5 lakhs, अदर देन सेफ्टी और पैसेंजर नेसेसिटी आइटम्स ऑफ 2.5 lakhs, items of any value appearing in the sanctioned detailed estimate of a sanctioned work, all of the above, ठीक है। तो ऐसा आइटम जो सेफ्टी से रिलेटेड है और 5 लाख तक का है तो कोई ज़रूरत नहीं है वेटिंग की। इसके अलावा अदर देन सेफ्टी और पैसेंजर नेसेसिटी आइटम्स है जिसका कॉस्ट 2.5 लाख है, तब भी उस केस में भी नहीं ज़रूरत है। या कोई ऐसा आइटम है जो कि सैंक्शनड डिटेल्ड एस्टिमेट्स में दिया हुआ है या सैंक्शनड वर्ड के अंदर, तो उसका भी वेटिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 82 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा जा रहा है सरप्लस स्टोर आइटम्स आर दोज आइटम्स नॉट मूव्ड फॉर 12 months, नॉट मूव्ड फॉर 24 months, स्टॉक फॉर मोर देन 12 months कंज्यूमशन अवेलेबल, स्टॉक फॉर मोर देन 24 months कंजम्पशन अवेलेबल। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नॉट मूव्ड फॉर 24 month। सो सरप्लस स्टोर आइटम्स आर दोज आइटम्स विच नॉट मूव्ड फॉर 24 month, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, दैट इज अ सरप्लस आइटम की अगर बात करें तो वन इज द मूवेबल सरप्लस एंड अदर इज द डेड सरप्लस। तो इनिशियली दे आर क्लासिफाइड एज मूवेबल सरप्लस, बट इफ नो यूज इज इन एंटिसिपेटेड और एनी रेलवे इज कमिंग इन कमिंग 24 months, the items are classified as dead surplus and which are to be disposed of, ठीक है। so not moved for 24 month, so option number B is the right answer। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 पर आएंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है इफ अ सक्सेसफुल टेंडरर फेल्स टू डिपॉजिट परफॉर्मेंस गारंटी विद इन 60 days ऑफ द इशू ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो आपको LOA इशू हो गया है और विद इन 60 days आपको परफॉर्मेंस गारंटी देना है, डिपॉजिट करना है, लेकिन आप फेल हो जाते हो इस केस में, देन द रिपरकशंस शैल बी अंडर। तो इस केस में क्या रिपरकशंस होंगे उसके बारे में पूछा गया है। सो ऑप्शन 1 इज द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टर्मिनेटेड, EMD and other dues, if any payable against that contract, shall be forfeited. The failed contractor shall be debarred from participating in a retender for this work, and all of the above, ठीक है। तो इस केस में जो है ये तीनों सही हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, the performance guarantee shall be released after physical completion of the work based on the completion certificate issued by the competent authority, and the security deposit shall however be released only after expiry of the maintenance period and after passing the final bill based on the no claim certificate from the contractor। तो इस केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको जो है तो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और परफॉर्मेंस गारंटीज जो होता है बेसिकली उसको अभी 3% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है उसका वैल्यू, तो
उसको इन द फॉर्म ऑफ कैश जमा करा सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ पे ऑर्डर्स, डिमांड ड्राफ्ट एंड अ गारंटी बॉन्ड। ठीक है, किसी फॉर्म में जो है तो इसको टेंडर्स जमा करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, इंडिविजुअल नॉन स्टॉक आइटम्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी ऑपरेटेड विदाउट फाइनेंस कंकरेंस बट विथ इन बिल्ट रेट रिडक्शन क्लॉज ऑफ 2% फॉर वेरिएशन। तो इस केस में जब भी यह वेरिएशन कितना होगा, बिटवीन 125% टू 140% होगा। ठीक है, तो इस केस में individual NS items in contracts can be operated without finance concurrence, but within inbuilt rate reduction clause of 2% for variation that lie between 125% to 140%. Option number B is the right answer. Next question है, eligibility criteria for tenders is not required to be prescribed for open tender up to the value of 15 lakh, 25 lakh, 50 lakh and none of the above. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 50 लाख। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 50 लाख तक के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेंडर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एडवर्टाइज्ड ओपन टेंडर द सिंगल ऑफर रिसीव्ड शैल बी डेल्ट एज फॉलोज, रीटेंडरिंग, डिस्चार्जिंग, डेल्ट एज नॉर्मल ओपन टेंडर केस विदाउट एनी कंडीशन, नन ऑफ द एबव। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो अगर आपने एडवर्टाइज्ड ओपन टेंडर किया और केवल सिंगल ऑफर रिसीव हुआ, ठीक है, द सिंगल ऑफर रिसीव्ड, देन इट कैन बी डेल्ट एज नॉर्मल ओपन टेंडर एंड केस विदाउट एनी कंडीशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द D&G चार्जेज ऑफ एस&T वर्क्स विथ अ पावर ब्लॉक इज 16.33%। ठीक है, an abstract estimate of S&T work with a power block inclusive of D&G charges is 349 crores. What will be the approximate amount of D&G charges in the estimate? So तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 49 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 75. What steps involved in a works cannot be done in IRPSM? तो इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शंस एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा वर्क्स जो है तो नहीं होगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वर्क्स प्रपोजल, सैंक्शन ऑफ वर्क्स प्रपोजल, वेटिंग ऑफ वर्क्स प्रपोजल, इंडेंटिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द वर्क्स। ठीक है, सो बेसिकली IRPSM के अंदर जो है इंडेंटिंग ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन द वर्क्स विल नॉट हैपन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी यूनिट फॉर द एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक? तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द स्टॉक इज टेकन फ्रॉम PU27। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम नॉन स्टॉक दैट इज द PU28 and a contractual payment is a PU32. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आया है। अभी नायर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सो अमाउंट ऑफ अलाउंसेस सच एज TA टू बी रेगुलराइज्ड so as to not to become a source of profit to the recipient। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे जो TA है उसको रेगुलराइज किया गया जिससे कि कोई भी रेसिपिएंट है उसको एज अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट ना ले। नेक्स्ट है, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ऑन एडवांटेज, एंड पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। बिल्कुल सही है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्रिएटी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर?
So expenditure on repair and maintenance of assets, expenditure on railway board, appropriation to the depreciation reserve fund and pension fund. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो है बेसिकली हम हमारे जो एसेट्स हैं उनका हम रेगुलर मेंटेन रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो रेवेन्यूज़ जैसे खर्च करते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो स्टाफ की सैलरीज हो गई या पेंशन फंड का पैसा हो गया या डीआरएफ के लिए जो हम डिमांड करते हैं अप्रोप्रिएट करते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे बोर्ड, तो ये सभी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेट कॉन्ट्रैक्ट? रेट कॉन्ट्रैक्ट, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आया था नायर के अंतर्गत एग्ज़ाम जो हुआ था। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेट कॉन्ट्रैक्ट? तो रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल एंड रेट इज स्टिपुलेटेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज which one are the most appropriate region of higher unit cost of production of an item in the SWS MFT? So that is the high overhead cost. Option number B is the right answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी फोर्ज्ड? तो किस मटेरियल को फोर्ज नहीं किया जा सकता? कास्ट आयरन, सिलिकॉन रॉड, माइल्ड स्टील एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन रॉड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंड कनेक्शन ऑफ 143 mm स्ट्रोक पॉइंट्स मशीन। 143 mm का स्ट्रोक पॉइंट्स मशीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका 34 mm माइल्ड स्टील रॉड, 32 mm सिलिकॉन रॉड, 28 mm सिलिकॉन रॉड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सीएनसी लेथ एंड कन्वेंशनल लेथ? सीएनसी लेथ और कन्वेंशनल लेथ के बीच में क्या डिफरेंस है? फीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, प्रोग्रामेबल ऑटो चेंज ऑफ टूल्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल ऑटो चेंज ऑफ टूल्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।